हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले लॉ आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ये एंटोनी लेवोइसियर ने दिया था। तो इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स। तो जितने भी हमारे पास अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, ए आपको कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है, तो रिएक्टेंट का जितना भी मास होगा वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, राइट। सो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ना ही मैटर क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो सिर्फ रीअरेंज होगा। ओके, तो अगर आपको ए प्लस बी जो है वो आपको सी प्लस डी दे रहा है, तो इनका जो भी रिएक्टेंट का मास होगा वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके रिलेटेड। सो इफ 6.3 grams of sodium bicarbonate are added to 15 gram of acetic acid solution, the residue is found to weigh 18 gram. What is the mass of carbon dioxide released in the reaction? तो यहाँ पे देखो, ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। तो हम चलो पहले रिएक्शन ही लिखते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एसिटिक एसिड, ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको देगा सोडियम एसिटेट वाटर, जो कि रेसिड्यू बच जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेसिड्यू आपको दिया हुआ है, ये कितना 18 ग्राम, ये है 6.3 ग्राम्स और ये है 15 ग्राम्स। ओके, आपको ये पूछा है, तो हमें पता है लॉ ऑफ इस लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, कि रिएक्टेंट का जो भी आपके पास जितना भी रिएक्टेंट होगा वो हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसका मतलब कि 6.3.15 ग्राम्स विल बी इक्वल टू 18 ग्राम्स प्लस एक्स। तो आपको ये निकालना है, ठीक है। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो 6.3 प्लस 15 कितना हो गया? 21.3 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 18 ग्राम प्लस एक्स। तो 21.3 ग्राम, 18 को यहाँ पे लेके आओ, -18 इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसका कितना आ जाएगा? 3.3 ग्राम्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हुआ? 3.3 ग्राम्स। ओके, तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये जे.एल. प्राउस्ट ने दिया था। इसका क्या मतलब होता है कि एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। आप कहीं पे भी चले जाओ, वाटर का हमेशा फॉर्मूला H2O ही रहेगा। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेंगे, ठीक है, ये कभी नहीं बदलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही रहेगा, अमोनिया NH3 ही रहेगा, ठीक है। और इनका जो रेशो होगा आपस में, ये भी हमेशा सेम रहेगा। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना? 2 हाइड्रोजन है 2 ग्राम, 1 ऑक्सीजन है 16 ग्राम, 2:16 कितना हो गया? 1:8। ये रेशो हमेशा सेम रहेगा। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में C कार्बन इज टू ऑक्सीजन, कार्बन कितना है? 12, ठीक है, 12 ग्राम होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और ये कितना? 32 ग्राम्स। और आप इनका रेशो निकालोगे तो 3:8 आएगा। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, और जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर 2 एलिमेंट आपके कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और वो एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा आपको कंपाउंड्स बना के देते हैं, तो एक का मास जो होगा, ठीक है, उसको फिक्स रख के जो दूसरे का मास होगा वो हमेशा एक सिंपल रेशो में ही आएगा। जैसे ये कार्बन और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड्स दे रहे हैं हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमने एक का मास फिक्स कर लेते हैं, सपोज कर लो कार्बन का मास फिक्स कर लेते हैं। तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना था? 12 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो कार्बन का हमने 12 लिख दिया दोनों में। तो इसमें एक ऑक्सीजन है, 16 लगा दो, 2 ऑक्सीजन है, 32 हो गया। अब हमने देखना है ये, तो ये जो होंगे, ठीक है, एक का मास हमने फिक्स कर लिया, जो तो दूसरे वो वाले होंगे वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में एग्जिस्ट करेंगे से, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड का 16 इज टू सेकेंड कंपाउंड का 32, तो 16 इज टू 32, 1:2। उसी तरीके से सल्फर और ऑक्सीजन ले लो। सल्फर और ऑक्सीजन आपको 2 कंपाउंड दे रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक का फिक्स कर दो, सल्फर का 32 है, यहाँ पे भी 32 है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑक्सीजन देखो, फर्स्ट वाले में 32, सेकेंड वाले में 48,
तो अब आपने इसका रेशो देखना 32:48, 2:3। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ये 5 कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। हमने सबके जो है मासेस लिख लिए हैं। अब हमने एक का मास फिक्स करना है, तो देखो यहाँ पे कैसे फिक्स करेंगे हम। सबका 14 कर देते हैं, ओके। सबका अगर 14 कर दो तो ये अगर 14 हो गया तो ये भी हाफ हो जाएगा। ये 14 ऑलरेडी है, ये 14 हो गया तो ये हाफ हो जाएगा। ये 14 हो गया तो ये हाफ हो जाएगा। ये अगर 14 हो गया तो ये हाफ हो जाएगा। अब आप देखो 8:16:24:32:40, 8 के टेबल में आएगा, इसका सिंपल होल नंबर रेशो ये मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इजी लॉ है। सेकंड आता है गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब इसका ये मतलब होता है कि जब भी आपके पास रिएक्टेंट गैसेस हो और वो मिलके आपको प्रोडक्ट भी गैसियस ही दे रहे हों, तो इनका जो रेशो होता है, जिन रेशो में यूज़ और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो में सिंपल रेशो में ही होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर आपने 1 ml हाइड्रोजन लिया है, 1 ml कार्बन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही आपको देगा, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 ml हाइड्रोजन क्लोराइड देगा। उसी तरीके से अगर ये गैस है, ये आपको गैस दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको जो है सिंपल रेशो में 2:1:2 रेशो में ही आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको कंबाइन करके अमोनिया दे रहा है, ये जो रेशो होगा ये फिक्स रहेगा 1:3:2, ओके। तो ये हमारे पास थे सारे लॉस, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो किस लिए बनाई गई कि हमको स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो है वो पहले एक्सप्लेन नहीं हुआ था, ओके। तो कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कैसा है और जितने भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं जो कि उस टाइम पे थे, और जितने भी हमारे पास लॉज हैं, ये सारे लॉज कैसे आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके आ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास जो भी लॉज आ रहे थे हमारे पास, तो ये सब सारे लॉज कैसे आए, उसके लिए जॉन डाल्टन ने इसके ऊपर स्टडी किया और उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि मैटर जो है वो सबसे पहले वो तो क्या है, वो इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना होता है, राइट। सो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जितने भी एटम्स होते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, उनका मास आइडेंटिकल होता है, ठीक है। और डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज और मास डिफरेंट होगा। जैसे सिल्वर का एटम ले लो, उसकी प्रॉपर्टीज और मास डिफरेंट होगा, और अगर आप गोल्ड का ले लो उसका प्रॉपर्टीज और मास डिफरेंट होगा, उनके एटम्स के प्रॉपर्टीज और मास, ओके। कंपाउंड्स जो होते हैं वो कब फॉर्म होते हैं, जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। तो मतलब कंपाउंड्स कब फॉर्म होते हैं, जब भी अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग एटम्स के एलिमेंट्स जो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम है वो जब कंबाइन करते हैं तब आपके पास कंपाउंड्स आपको मिलता है, ठीक है। तभी कंपाउंड बनेगा। जैसे वाटर है, ठीक है, तो वाटर के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम, तीनों मिलके आपको वाटर मॉलिक्यूल देगा, राइट। सो नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो हमने पढ़ा था इसमें भी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि जो एटम्स होते हैं ना वो हमेशा ही रीऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि नया एटम बन रहा है, बनता नहीं है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो जस्ट रीअरेंज होता है, ओके। लेकिन इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी थे। इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन गैशियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम जो हमने पढ़ा था 4th में, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मासेस, साइजेस, वैलेंसीज ये होती क्यों हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि एटम्स एक्चुअली में कंबाइन क्यों कर रहे हैं। हमें ये तो बता दिया कि एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के, सेम एलिमेंट्स के कंबाइन करके आपको मॉलिक्यूल्स देते हैं, लेकिन ये देते क्यों हैं, ये कंबाइन ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वो नहीं बता पाए, राइट। तो ये था हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो आपको जो है एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस है वो लर्न होनी चाहिए, ओके। तो तब इजी हो जाएगा। तो एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हमने एक बेस ले रखा है जो कि है कार्बन 12 का
कार्बन का आइसोटोप जो कि है कार्बन 12। ठीक है, आइसोटोप्स वो हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है 3 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो 12 कार्बन 12 एटम को हमने ले लिया हुआ है। ठीक है, इस आइसोटोप को, और इस आइसोटोप से कंपेयर करते हैं जितने भी हमारे पास एटम्स हैं। तो कंपेयर करने के बाद उनके हमारे पास एटॉमिक मासेस आ जाते हैं। फिर 1 एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, वो कार्बन 12 एटम के 1/12 है। कार्बन 12 एटम का एटॉमिक मास कितना 12, और इसका 1/12 करोगे तो 1 AMU आ जाएगा। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब उसको यूनिफाइड यूनिट में बदल दिया। ठीक है, 1U बोलते हैं इसको। तो 1 AMU जो है वो क्या होता है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो जब कंपेयर किया, हाइड्रोजन का 1U आया, हीलियम का 4U, फिर कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने 40 जो है कैल्शियम तक, हाँ कैल्शियम तक आपने सारे लर्न करने हैं उसके एटॉमिक मासेस। इजी है, मोस्टली सभी का डबल ही है, कुछ कुछ केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप लर्न कर सकते हो, कम ही है। राइट, तो अब देखो जैसे हमने देखा कि कार्बन के आइसोटोप्स हैं, उसी तरीके से और भी काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिनके कि आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। और अगर आपके पास आइसोटोप्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, उस केस में हम एटॉमिक मासेस किसका लेंगे। तो अगर मैंने बोला कि कार्बन का एटॉमिक मास है, तो कार्बन के तो ये 3 आइसोटोप है। मैंने बोला कार्बन का एटॉमिक मास 12, लेकिन इसके पास तो 3 आइसोटोप है, एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। फिर हमने कैसे कैलकुलेट किया कि इसका 12 है। ठीक है, तो उस केस में हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे देखते हैं, देखो आइसोटोप्स हैं हमारे पास। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो एटम्स, सेम एलिमेंट के वो एटम्स जिनका कि एटॉमिक मास तो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। ठीक है, नंबर सेम होता है, लेकिन जो मास होता है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक मास जो मास नंबर होता है ये डिफरेंट होते हैं। राइट, तो ये आइसोटोप हो गया। अब इसमें देखो रिलेटिव अबंडेंस, इसका रिलेटिव अबंडेंस का सिंपली मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 100 कार्बन के एटम्स हैं, उसमें से कितने परसेंट कौन कौन से एटम्स हैं उसको हम लोग रिलेटिव अबंडेंस बोलते हैं। ओके, तो कार्बन 12 जो है मैक्सिमम प्रेजेंट होता है 98.892%, कार्बन 13 1.108, कार्बन 14 2 × 10⁻⁻10। ठीक है, इसके एटॉमिक मासेस हमारे पास हैं। अब हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। आपने रिलेटिव अबंडेंस लेना है, उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर दूसरे का लेना है, उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे का लेना है, उसके उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 1000 कर देना, 100 कर देना। ठीक है, परसेंटेज आपको गिवन है यहाँ पे। तो अगर आप परसेंटेज ना लेके 0.98 यहीं पे कर दो तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपके पास आ जाता है कार्बन का एटॉमिक मास नंबर, एवरेज एटॉमिक मास कितना है 12.011। ठीक है, जो हम लोग 12U लिखते हैं कार्बन के लिए वो यहीं से आता है। ओके, उसी तरीके से प्रोटॉन का भी आप देख सकते हो। ठीक है, प्रोटॉन के 3 हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, वैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिनके जिनके एक से 2 से ज़्यादा आइसोटोप्स हैं। तो इस केस में हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसका मास नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस, उसका मास नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस, अगर वो परसेंटेज में है तो डिवाइड बाय 100। ओके, तो नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा ही है। जैसे H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम, एक का 1U होता है, 2 के कितने हो जाएंगे 2U। सल्फर एक है, एक का 32U, एक ही प्रेजेंट 32U। ऑक्सीजन 4 है, एक का 16 होता है, तो 4 का 64, सबको ऐड करेंगे। उस तरीके से वाटर का देख लो, 2 वाटर है, एक का 1U होता है, प्लस एक ऑक्सीजन है और 16U, तो कितना हो जाएगा 2 + 16 = 18U। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, यहाँ पे एक ही कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन है 12U, प्लस 2 ऑक्सीजन है 16U, 12U + 32U, कितना हो गया 44U कार्बन डाइऑक्साइड का। अमोनिया देखो, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन कितना होता है 14U, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1U। ठीक है, तो 14U + 3U कितना हो गया 17U।
अब ये ग्लूकोज है, इसका देखो 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 यू प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक कार्बन का 1 यू प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 यू। ठीक है, 12 6 ज़ा 72 यू, 12 यू, 6 36, 6 6 7 8 96 यू। ठीक है, तो 6 7 8 9 10, 7 8 9, 9 + 9 18, 180 यू। ठीक है, तो ऐसे आप किसी का भी एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 से लेकर के 20 तक जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आते हैं उन सबका एटॉमिक मास लर्न करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बस डबल डबल करना है, मोस्टली तो डबल डबल ही है, बाकी जिसमें नहीं है वो आप लर्न कर सकते हो, ईजी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कुछ जो आयनिक कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का मास नहीं निकालना होता, उसके लिए फॉर्मूला का हम लोग मास निकालते हैं। जैसे NaCl एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, तो NaCl का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। ओके, NaCl का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसमें कि आयंस प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि स्मॉलेस्ट जो है वो क्या बना रहा है आपका पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो आपके पास NaCl के पूरे 3D स्ट्रक्चर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, वो क्या होगा, वो NaCl वाला होगा। तो उस केस में हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये ही डिफरेंस है कि मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, बस फॉर्मूला यूनिट मास में हम लोग फॉर्मूला का मास निकालते हैं क्योंकि वो एज अ कंपाउंड एग्जिस्ट या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो सोडियम का कितना है 23 यू, क्लोरीन का कितना है 35.5 यू। ठीक है, 3 4 5, तो इसका आ गया 58.5 यू। सोडियम कार्बोनेट का आप निकाल के दो। सोडियम, आपको सोडियम का पता है कितना है 23 यू, कार्बन का पता है 12 यू और ऑक्सीजन का पता है 16 यू। इसको आप कैलकुलेट करो और आंसर लिख के बताओ। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फॉर्मूला यूनिट मास। अब अभी तक हम लोगों ने जो जो भी डिस्कस किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें लर्न होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बोला कि 1 से लेकर के 20 तक सारे जो है फॉर्मूला जो आपके पास एटॉमिक मासेस हैं वो लर्न होने चाहिए आपको। ठीक है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ और अच्छे से लर्न हो जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।